हेलो दोस्तों, संभव इंस्टीट्यूट ऐप पर आपका स्वागत है। आज हम अपनी सेकंड क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें कल हमने देखा था तो क्षेत्र है वो क्या होता है। क्षेत्र के जो 11 विग्रह थे वो हमने देखे थे। आज मैं उसी क्षेत्र की कुछ चीज़ें वगैरह आपके व्हाट्सअप करवा देता हूँ, ताकि ध्यान में रहे कि हाँ हमने कल क्या चीज़ वगैरह पढ़ी थी। तो देखें, छोटी छोटी मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं, नॉर्मली क्षेत्र के बारे में हमने देखा था कि इसमें एक ऐप जो होता है वो क्या होता है, अरिक्त समुच्चय होता है। क्या होता है? अरिक्त समुच्चय। और इसमें कम से कम कितने अवयव होने चाहिए? 2 अवयव होने चाहिए। इसके साथ में हमने देखा था इसमें कितने ऑपरेशन यानी संक्रियाएं जो है वो कितनी होनी चाहिए? 2 संक्रियाएं होनी चाहिए। और वो जो 2 संक्रियाएं थी वो दोनों संक्रियाएं कौन कौन सी थी? एक तो योग संक्रिया और दूसरी क्या थी अपने पास में? गुणन संक्रिया। 2 संक्रिया अपने पास में थी, योग संक्रिया और गुणन संक्रिया। इसके साथ में जब ये इस प्रकार से हम लोग कर पाते थे, उसको हमने क्या कहा था? क्षेत्र। यानी एक ऐरिक समुच्चय ऐप जिस पर कम से कम 2 अवयव हो और 2 संक्रियाएं हो। इस प्रकार से मेरे पास में जो ऑपरेशन होता है वो क्या कहलाता है? क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र के 11 अभिग्रह थे, जिसमें से अपने पास जैसे योग है। योग के लिए कितने थे? 5। पहले वाला कौन सा था अपने पास में? योग संवर्त। योग संवर्त। सेकंड जो था वो क्या था अपने पास में? योग साहचर्य। योग साहचर्य था। थर्ड पॉइंट अपने पास में क्या था? योग तत्समक। योग तत्समक। फोर्थ पॉइंट क्या था अपने पास में? योज्य प्रतिलोम। क्या था? योज्य प्रतिलोम। और फिफ्थ पॉइंट क्या था अपने पास में? योग क्रम विनिमयता। योग क्रम विनिमयता। ये अपने पास में चीजें थी। तो ये 5 जो कंडीशन थी वो योग के अंदर थी। ये 5 किस में थी अपने पास में? गुणन के अंदर। जो गुणन संक्रिया थी उसमें भी मेरे पास में यही था। तो सबसे पहले इसको लिख देता हूँ, उसके बाद में आपको जो गुणन संक्रिया है उसके समझाते हैं। जैसे योग संक्रिया थी, इसमें क्या था? योग समर्थ के अंदर ए और बी 2 एलिमेंट थे जो आपके किसके थे? ऐप के होने चाहिए। और वो इस प्रकार से होंगे कि ए प्लस बी करोगे वो भी किस में निकल गया मेरे पास में? एफ में निकल के आएगा। अगर योग साहचर्यता की बात करते हैं, इसमें अपने पास में 3 अवयव होते हैं, ए बी सी, जो किस में बिलोंग करेंगे? एफ में। और वो इस प्रकार से होंगे कि जब पहले 2 अवयवों का योग करने के बाद में तीसरे अवयव से योग करते हैं, तो अपने पास में या तो ऐसे करो या फिर पहले अवयव का योग जो है वो दूसरे व तीसरे अवयव के योग के बराबर उनमें ऐड करते हैं, तो मेरे पास से दोनों की वैल्यू क्या होती है? बराबर निकल के आती है। जहां हम कर देते हैं फॉर ऑल ए बी सी इज बिलोंग्स टू कैपिटल एफ। बात करते हैं योग तत्समक के लिए। तो योग तत्समक के लिए मैंने क्या कहा था कि ए मेरे पास में एक अवयव होगा जिसके अंदर उसका तत्समक अवयव क्या होना चाहिए? 0। और वो 0 हमें कैसे पता चला? जैसे ए प्लस 0 इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 0 प्लस ए फॉर ऑल ए इज बिलोंग्स टू एफ। 0 कैसे पता चला? देखो, तत्समक अवयव की परिभाषा होती है ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ई स्टार ए। ये अपने पास में होता है। तो यहाँ जो स्टार है ये क्या है? संक्रिया है, अर्थात ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन की बात करें तो इसके अंदर मेरे पास में यहाँ ऑपरेशन कौन सा लेके चल रहा हूं मैं? योग वाला ऑपरेशन लेकर के चल रहा हूं। अब योग वाला ऑपरेशन लेके चल रहा हूं तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास में? ए प्लस ई इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ई प्लस ए। अब ये ई तो मेरे पास में यहाँ पर तत्समक अवयव है या नहीं है? तो इस ई की वैल्यू क्या होगी कि जब मैं इसके अंदर ऐड करूंगा मेरे पास से ए ही निकल के आ जाएगा। तो वो क्या होगा मेरे पास है? 0। तो ए प्लस 0 इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 0 प्लस ए। ये 0 लेते हैं तभी मेरे पास में ए वगैरह निकल के आता है, नहीं मतलब ए वगैरह निकल के आता है नहीं आता? यानी योग संक्रिया के लिए मेरे पास में यहाँ से देखा जाए तो तत्समक अवयव क्या होता है? 0 होता है। इसलिए मैंने यहाँ से क्या लिया था? ए प्लस 0। योज्य प्रतिलोम की बात करते हैं तो मैंने लिया ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 या बी प्लस
ए। यहाँ ये जो बी है वो क्या है, इस अवयव का जो अवयव ए है, इस अवयव ए का प्रतिलोम अवयव है। अब प्रतिलोम अवयव कैसे, कि अब मेरे पास में यहाँ ये जो जीरो निकल के आया है, ये जीरो तो क्या होता है, तत्समक अवयव होता है अपने पास में। अब b का ऐसा क्या मान लूं कि मेरे पास में वैल्यू क्या बन जाए, जीरो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम क्या करेंगे, फॉर ऑल a इज बिलोंग्स टू कैपिटल F, a इज बिलोंग्स टू कैपिटल F। यहां करेंगे जहां पर मेरे पास में, जहां b क्या है, a माइनस का a लेंगे। क्या लेंगे, माइनस का a। माइनस का a क्यों लेंगे, क्योंकि जैसे मैं यहां पर रखता हूं माइनस से a, तो क्या बनता है, a प्लस माइनस a इज इक्वल टू जीरो, मेरे पास वैल्यू बन जाएगी। बोलो हाँ या ना। इसीलिए मेरे पास में यहाँ पर जो b है इसका योज्य प्रतिलोम किसके लिए, a के लिए क्या होता है, माइनस a होता है। फिर हमने योग क्रमहीनता नियम की बात की थी। योग क्रमहीनता नियम के मतलब कि मेरे पास में दो अवयव इस प्रकार से होंगे कि a और b इज बिलोंग्स टू कैपिटल F, और वो इस प्रकार से होंगे कि a प्लस b जब करता हूं तब भी मेरे पास, या फिर b प्लस a करूं, दोनों का मान क्या आएगा, इक्वल निकल के आता है। फॉर ऑल a एंड b इज बिलोंग्स टू कैपिटल F। ये योग संक्रिया के लिए हमने कल नक्षत्र की बात की थी। उसके बाद में गुणन संक्रिया में भी ऐसा ही था, बस यहाँ पर जो प्लस है इसके जगह क्या रहा था, डॉट। यानी गुणन जो संक्रिया होते हैं उसके लिए जो साइन होता है गुणन का, वो अपने पास निकल के आ रहा था। उसमें जो तत्समक अवयव था वो तत्समक अवयव क्या निकल के आ रहा था, 1 निकल के आ रहा था। यहां से आप चेक कर सकते हो कि a स्टार e इक्वल्स टू a इक्वल्स टू e स्टार a। अब यहाँ स्टार अगर मैं ऑपरेशन लेता हूं तो कौन सा लूंगा, गुणन ऑपरेशन लेकर के चलूंगा। तो a डॉट e इज इक्वल्स टू a। अब e का मान ऐसा क्या लूं कि मेरे पास में वो a ही अवयव निकल के आ जाए। तो मुझे पता है जब मैं अगर e का मान 1 लूंगा तो a डॉट 1 क्या बन जाएगा, a बन जाएगा मेरे पास में। इसलिए गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव जो e है उसका मान कितना निकल के आता है, 1 मान निकल के आता है। ये कल हमने क्षेत्र के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद में हमने थोड़ा सा चर्चा की थी किसके ऊपर, इसके अद्वितीय होने के लिए। अद्वितीय होने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अपने पास में कोई भी अवयव होगा उसको अगर जैसे योज्य तत्समक है या फिर योज्य प्रतिलोम है, उसको अगर आपको दिखाना है क्या अद्वितीय, तो आपको ऐसे दो एलिमेंट लेकर के ऐसे दो एलिमेंट लेकर के चलने पड़ेंगे। वो दोनों एलिमेंट जब आप लेकर चल रहे हो तो उन दोनों एलिमेंट को आपस में इक्वल भी दिखाना पड़ता है। अगर दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल निकल के आ जाते हैं तो मेरे पास में ये हो जाएगा कि वो क्या है, उसका एक अद्वितीय हल है। आज हम एक नई थ्योरम करते हैं। यहाँ तक तो हमने कल किया था, वो थोड़ा सा आपके माइंड में आ गया होगा कि हमने कल क्या क्या कैसे कैसे की थी चीजें। तो देखो थ्योरम वगैरह, परमे क्या कह रही है अपने पास में, देखो परमे है अपने पास में ये, हाँ ये करनी है 1.03। ये कह रहा है कि फॉर ऑल ए और बी जो दो एलिमेंट है वो किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, एफ के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है अपने पास में कि ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, जहां पर क्या होगा ए इक्वल टू बी, एवं आगे कह रहे हैं कि सी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस बी, सी प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस बी। उसमें क्या होगा, ए इक्वल टू बी होगा। यानी आप इसमें चाहे ए प्लस सी और इक्वल टू बी प्लस सी करोगे तब भी ए बराबर बी निकल के आएगा, या फिर सी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस बी करते हो तब भी अपने पास में ए और बी आपस में क्या निकल के आएंगे, इक्वल निकल के आएंगे। तो हमें क्या दिखाना है, ए और बी को आपस में इक्वल दिखाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करें, इसके लिए दूसरा पॉइंट एक बार और देख लो क्या करे। देखो इसका एक और पॉइंट अपने पास में कि ए डॉट सी इक्वल टू बी डॉट सी, तो ए इक्वल टू बी एवं सी डॉट ए इज इक्वल टू सी डॉट बी। तो इससे भी क्या निकलेगा मेरे पास में, ए इक्वल टू बी। यहाँ से देखा जाए तो मेरे पास में दो संक्रियाएं हैं, एक तो योग संक्रिया है और एक क्या है, गुणन संक्रिया है। दोनों में मेरे पास में पहले वाले में देखो सी आपका इस तरफ दोनों तरफ यानी राइट हैंड साइड की तरफ,
तो अपने पास है ए बराबर बी है। और इसमें आगे देखो सी की साइड, जो सी की साइड में आगे अपने पास निकल गया राइट हैंड साइड नहीं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तब भी अपने पास है ए बराबर बी होगा। ठीक, जो आपकी गुणन संक्रिया है उसमें भी वैसी चीज है, बस ऑपरेशन चेंज किया गया है। तो हमें इन दोनों को सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि देखो प्रूफ के अंदर मेरे पास में ए और बी दो एलिमेंट लेके चले हैं। कितने एलिमेंट लेके चले अपने पास में? दो एलिमेंट जो अपने पास थ्योरम में दिए गए। मैंने माना कि मेरे पास से सी कोई एलिमेंट है जो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? एफ के अंदर बिलोंग कर रहा है। जब सी एलिमेंट एफ के अंदर बिलोंग कर रहा है तो ये कन्फर्म है कि उसका जो ऋणात्मक अवयव होता है अर्थात माइनस सी, वो भी क्या होगा? उस एफ के अंदर बिलोंग करेगा। इसका मतलब जब ये माइनस सी भी एफ के अंदर बिलोंग करेगा तो योग संक्रिय के लिए सी प्लस माइनस सी इज इक्वल टू 0 होगा या नहीं होगा? इसको मैं माइनस सी प्लस सी भी कर सकता हूं। बोलो हाँ या ना। जब ये कर सकता हूं तो अब हम क्या करेंगे कि जो लेकर चलेंगे कौन सा कि a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब इससे मुझे क्या दिखाना है? a इक्वल टू बी दिखाना है। तो a प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी लिया तो a प्लस सी, इसमें क्या करेंगे हम? इसका ऋणात्मक अवयव ऐड कर देंगे दोनों तरफ। क्या करेंगे? इसका ऋणात्मक अवयव दोनों तरफ ऐड कर देंगे। जैसे ऐड किया तो यहाँ से a प्लस सी, ये c प्लस और माइनस सी कर देते हैं। किस नियम से करेंगे बेटा? किस नियम से? साचर्यता नियम से। साचर्यता नियम से। अब यहां देखो इस वाली कंडीशन से अपने पास सी प्लस और जो आपका यहाँ पर माइनस सी दे रखा है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0 वगैरह निकल के आ रही है। तो यहाँ मैं क्या रख दूंगा? 0। तो a प्लस 0 बराबर b प्लस 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? a बराबर b निकल के आ जाएगा मेरे पास में। हमने क्या किया? a और b को आपस में इक्वल दिखा दिया है। आप इतना ही करना है, इतने में अपने पास में फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो आपका प्रूफ हो जाएगा। अब क्या है कि कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर आप ये लेकर के चले हो, आपने ये क्यों नहीं लिया? आप ये लेकर के भी सोल्व कर सकते हो। कैसे? देखो यहां करवा देता हूं मैं आपको कि अगर आप c प्लस ए इक्वल टू सी प्लस बी अगर ये लेकर चलते हो तो क्या करना है? यहां जो आपने जो आपका माइनस सी ऐड किया है किस साइड में किया है? राइट हैंड साइड की तरफ ऐड किया नहीं किया है? इस माइनस सी को कहां ऐड कर दोगे आप? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अर्थात यहां से ऐसे करना अपने को माइनस सी प्लस ए इज इक्वल टू माइनस सी प्लस ए। अब यहां से साचर्यता जो आपका नियम है वो आप लगा दीजिए। माइनस सी प्लस सी और प्लस ए इज इक्वल टू माइनस सी और प्लस ए। अब ये देखो माइनस सी प्लस सी मेरे पास क्या निकल के आ रहा है? 0 का निकल के आ रहा है, नहीं आ रहा? तो यहां से वैल्यू क्या बन जाएगी? 0 प्लस ए इज इक्वल टू 0 प्लस यहाँ बी है ना बेटा, यहाँ बी है बी, तो यहां से a बराबर b ये मेरे पास से निकल के आ गया। तो आप दोनों में से कोई भी एक लेकर के चल सकते हो, हमें तो a बराबर b वगैरह दिखाना है। तभी तो क्वेश्चन में कहा गया ना आप चाहे ये कंडीशन लीजिए या फिर ये वाली कंडीशन लीजिए, दोनों ही इन कंडीशन में क्या हो रहा है मेरे पास में? a बराबर b वगैरह निकल के आ रहा है। अब हम करेंगे कौन सी? दूसरी कंडीशन की a डॉट सी बराबर b डॉट सी जब होता है तो a और b आपस में इक्वल निकल के आ जाएंगे, या फिर सी डॉट ए बराबर सी डॉट बी होता है तब भी मेरे पास में क्या होगा? ए बराबर बी वगैरह निकल के आएगा। तो सेकंड पॉइंट लिख देता हूं, ए डॉट सी बराबर बी डॉट सी, ये क्या होगा? ए बराबर बी, एवं या फिर सी डॉट ए इज इक्वल टू सी डॉट बी, तभी क्या निकल गया मेरे पास में? ए बराबर बी वगैरह निकल के आएगा। इसका सॉल्यूशन देखें। हमने कहा कि C मेरे पास में एक जो एलिमेंट है वो किसका है? क्षेत्र F का एक एलिमेंट है, जहां पर F क्या अपने पास में एक एरिक समुच्चय है। जब C एलिमेंट F का है
तो इसका इनवर्स भी क्या होगा, इसके अंदर बिलोंग करेगा। गुणन संक्रिया के अंदर क्या होता है कि जो अवयव किसी सेट के अंदर, जैसे इसमें एफ मैंने सेट ले रखा है, तो सी अगर एफ के अंदर बिलोंग करता है तो यह कन्फर्म है कि उसका इनवर्स एलिमेंट भी किस संक्रिया के लिए, गुणन संक्रिया के लिए उसमें ही बिलोंग करता है। तो सी जब एफ के अंदर बिलोंग कर रहा है तो सी इनवर्स भी क्या होगा, उस एफ के अंदर बिलोंग करेगा। तो यहां से सी डॉट सी इनवर्स करते हो तब मेरे पास वैल्यू क्या निकल के आती है, 1 निकल के आती है। या फिर आप सी इनवर्स डॉट सी करोगे तब भी मेरे पास में क्या वैल्यू निकल के आएगी, ए आपकी 1 वैल्यू ही निकल के आएगी। अब हम क्या करेंगे, ए और बी को आपस में इक्वल दिखाएंगे। तो मैं ये कंडीशन लेके चल रहा हूं सबसे पहले, फिर आपको वो वाली कंडीशन से भी लेके बता देंगे। तो कि ए डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट बी, सॉरी बी डॉट सी, बी डॉट सी। अब हम क्या करेंगे कि इसके राइट हैंड साइड की तरफ सी इनवर्स से प्रोडक्ट करवा देंगे इसका, यानी मल्टीप्लिकेशन। तो बी डॉट सी इनवर्स। अब यहां से ए डॉट सी इनवर्स इज इक्वल टू बी डॉट सी इनवर्स। अब ये किस नियम से किया हमने, साचर्यता नियम से। तो यहां क्या लिख देंगे भाई, साचर्यता नियम, साचर्यता नियम से। यहां से सी ए डॉट सी इनवर्स क्या, मतलब ये जो मेरे पास कितने वैल्यू निकल के आती है, 1 वैल्यू निकल के आ रही है। तो यहां से कितना जाएगा 1 इक्वल टू ये भी बी डॉट 1। तो दोनों वैल्यू कितनी बन जाएगी, ए इज इक्वल टू बी। हमें ए इक्वल टू बी दिखाना था, जो मान अपने पास निकल के आ चुका है। अब चाहे आप ये कंडीशन लेकर चले थे, अगर आप ये कंडीशन भी लेकर के चलते हो तो इससे भी अपने पास में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कैसे कि सी डॉट ए इज इक्वल टू सी डॉट बी, क्या करना है, इस तरफ अपने को सी इनवर्स से डॉट प्रोडक्ट करवा देना है। तो सी इनवर्स डॉट सी डॉट बी, साचर्यता नियम से क्या हो जाएगा, सी इनवर्स इसका डॉट प्रोडक्ट सी के साथ में, डॉट ए इज इक्वल टू सी इनवर्स डॉट सी इसका डॉट प्रोडक्ट बी के साथ में, किसके साथ में, बी के साथ में। अब इसके लिए कितनी हो जाएगी 1, तो 1 डॉट ए इज इक्वल टू 1 डॉट बी, सो ए इक्वल टू बी। यानी यहाँ पर भी अपने पास में क्या हो रहा है, ए और बी जो है वो आपस में इक्वल हो रहे हैं। ये अपने पास थ्योरम थी और इसका प्रूफ इतना ही है। ये इतने में आपको कंप्लीट आपके नंबर मिल जाएंगे। बस लिखते समय ध्यान में रखें कि जो आपके हैंड राइटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं अपने पास से नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है, थ्योरम 1.4। आपकी बुक की देखो, ये जो पॉइंट लगा रहा हूं मैं आपकी बुक के अंदर, आपकी बुक के अकॉर्डिंग लगा रहा हूं ताकि आप बुक में चेक करो तो आपको आसानी से वो थ्योरम वगैरह मिल जाए। क्या दे रखे 1.04, ये कह रहे यदि एफ एक क्षेत्र है, यदि एफ एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र है तथा ए बी बिलोंग्स टू एफ, तो तथा ए बी बिलोंग्स टू एफ, तो समीकरण, समीकरण कौन से दे रखी है, फर्स्ट पॉइंट देखें इसका। ये कह रहे हैं कि a प्लस एक्स इक्वल टू बी, ए प्लस एक्स इज इक्वल टू बी, और सेकंड समीकरण जो है वो क्या दे रखी है कि a डॉट एक्स इज इक्वल टू बी, ए डॉट एक्स इज इक्वल टू बी। और जहां पर ये कह रहा है कि a का मान जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। कि एफ में अद्वितीय हल, के एफ में अद्वितीय हल, अद्वितीय हल क्रमशः है x बराबर माइनस ए प्लस बी तथा x बराबर ए इनवर्स डॉट बी, x बराबर ए इनवर्स डॉट बी विद्यमान है, विद्यमान है। ये देखो थ्योरम में सब कुछ दे रखा है
आपको तो बस अपनी लैंग्वेज बना करके लिखना है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि a प्लस एक्स बराबर b दे रखा है, तो यहाँ से आप आसानी से x का मान निकाल सकते हो। यहाँ पर भी a डॉट एक्स बराबर b दे रखा है, तो यहाँ से भी आप x बराबर a इनवर्स डॉट b का मान निकाल सकते हो। इसके लिए क्या करना है आपको, देखो प्रूफ की बात करते हैं इसमें। तो प्रूफ में फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, हमारे पास कौन सी संक्रिया दे रखी है, इसके अंदर योग संक्रिया दे रखी है। कौन सी संक्रिया दे रखी है, योग संक्रिया दे रखी है। योग संक्रिया दे रखी, तो मैंने माना मेरे पास में एक एलिमेंट है जो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, एफ के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो मैंने क्या बताया था पिछले वाले थ्योरम के अंदर कि इसका जो ऋणात्मक अवयव होगा वो भी क्या होगा, इस एफ के अंदर बिलोंग करेगा। जब ये भी इसके अंदर बिलोंग करेगा तो ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0, या फिर माइनस ए प्लस ए, इसका मान भी कितना होगा मेरे पास में 0 का निकल के आएगा। अब यहां से अब देखो मुझे यहां से ये अक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, अक्स का मान निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी, तो इसके दोनों तरफ माइनस ए ऐड कर देते हैं, प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। यहां से माइनस ए प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। कौन सा नियम लगाते हैं यहाँ पर हमने, साहचर्यता नियम से। किस नियम से, साहचर्यता नियम से। सो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, देखो 0 इस वाले नियम से, प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। तो यहां से एक्स का मान कितना निकल के आएगा, माइनस ए प्लस बी निकल के आ जाएगा। तो इसने क्या कहा था कि अद्वितीय हल कौन कौन से विद्यमान है योग संक्रिया के लिए, तो क्या एक्स बराबर माइनस ए प्लस बी, और जो अपने पास गुणन संक्रिया थी उसके लिए एक्स बराबर ए इनवर्स डॉट बी विद्यमान है। तो हमने क्या किया, इसका जो अद्वितीय हल है वो भी हमने दिखा दिया है। अब दूसरा पॉइंट अपने पास कौन सा है, इसको लेकर के चलेंगे और इसके लिए ये कंडीशन वगैरह अपने को दिखानी है। सो सेकंड पॉइंट क्या है अपने पास में, a डॉट एक्स बराबर b, और यहां क्या बताया था कि a इज नॉट इक्वल टू 0। a का मान आपका 0 नहीं होगा, क्योंकि a का मान जैसे ही 0 हो जाएगा तो इसका इनवर्स तो 1/0 होगा, लेना पड़ेगा, है या नहीं है। तो वहां से क्या होगा, मेरे पास वैल्यू इन्फिनिट बन जाएगी। सो यहाँ a का मान आपका 0 नहीं हो सकता, इतना ध्यान रखें। दूसरी कंडीशन इसने क्या कहा था कि जब इसका हल अद्वितीय है, हल क्या अपने पास में अद्वितीय विद्यमान है, तो x का मान कितना था, a इनवर्स b। तो प्रूफ के अंदर हम इसके क्या लिखेंगे, a मेरे पास में एक एलिमेंट है जो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, एफ के अंदर बिलोंग कर रहा है। और गुणन संक्रिया के लिए मैंने आपको बताया था कि जब एक एलिमेंट किसी सेट के अंदर बिलोंग करता है तो उसका इनवर्स भी उसके अंदर बिलोंग करेगा। इसका मतलब मेरे पास में यहाँ से ए इनवर्स जो है वो भी एफ के अंदर बिलोंग करेगा। जब ये भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो यहाँ ऑपरेशन से क्या होगा, ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1, कितना हो जाएगा 1, या फिर इसको ए इनवर्स डॉट ए भी कर सकते हैं। अब अपने पास लेकर चलेंगे, अब जो समीकरण दे रखी है कि a डॉट एक्स बराबर b, इसके क्या करेंगे, आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ a इनवर्स से डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे इसका। जैसे ही करवाएंगे तो मेरे पास में इस प्रकार से समीकरण प्राप्त हो जाएगी। इस समीकरण में क्या करेंगे कि a इनवर्स डॉट a डॉट एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स डॉट b, किस संक्रिया से, साहचर्यता नियम से, साहचर्यता नियम से। सो यहां से इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, यहां से 1, तो 1 डॉट एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डॉट बी, तो एक्स का मान कितना निकल के आ जाएगा, ए इनवर्स डॉट
बी वगैरह निकल के आ जाएगा। तो अद्वितीय हल किसके अंदर विद्यमान था, इसके अंदर विद्यमान था, और वो मान मेरे पास से निकल के आ चुका है। इसका मतलब दोनों दी हुई समीकरण योग संक्रिया के लिए और गुणन संक्रिया के लिए, उनका जो अद्वितीय हल है वो जो बताया था वही अपने पास से निकल के आ रहा है। बस यहां तक कर दोगे तो अपने पास अपनी थ्योरम वगैरह प्रूफ ही हो जाएगी। बोला क्या बात समझ में? अब आगे चलते हैं। प्रमेय 1.04 1.04 ये तो हो गई अभी भी। अब देखते हैं अपने पास से कौन सी थ्योरम। सेकंड पॉइंट पर 1.05 1.05 थ्योरम क्या जो अपनी है वो क्या कह रही है कि यदि f एक क्षेत्र है, यदि f एक क्षेत्र है और 0f का अशून्य अवयव है, और 0f का अशून्य अवयव है, अशून्य अवयव है, तो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f क्या हो जाएगा यहां से a.0 इक्वल टू 0.a इक्वल टू 0। यानी आप अगर a.0 करते हो या फिर 0.a करते हो तो मेरे पास से वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0 ही निकल के आएगी। तो अपने को ये दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके प्रूफ देखते हैं। माना या फिर कहेंगे यदि x f का, जल ये क्या है लिखने में कभी बार दिक्कत आती है, यदि x f का कोई अवयव है, यदि x f का कोई अवयव है तो कंडीशन क्या बन जाएगी, x प्लस 0 इक्वल टू एक्स, x प्लस 0 इक्वल टू एक्स। बिल्कुल, अगर x मेरे पास में कोई एलिमेंट है किसका, क्षेत्र f का, तो जहां से x प्लस 0 इक्वल टू एक्स हो जाएगा मेरे पास में। अब मैं क्या करूंगा, इसके दोनों तरफ क्या करेंगे, a डॉट से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, अर्थात a डॉट एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू a डॉट एक्स। इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो a डॉट एक्स प्लस a डॉट 0 इक्वल टू a डॉट एक्स। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, a डॉट एक्स प्लस a डॉट 0 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, a डॉट एक्स प्लस 0। अब ये क्या होगा, वाम निरसन नियम से ये दोनों कट जाएंगे आपस में, तो मान कितना रह जाएगा मेरे पास में, a डॉट 0 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार 0 डॉट a ये भी कितना होगा, 0 के। ये मान जो है वो आपका इस प्रकार कैसे निकल के आया वो देखें, कि जब हमने क्या था कि x प्लस 0 बराबर x है, x प्लस 0 बराबर x है, इसके क्या करेंगे, दक्षिण डायरेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, a से डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे। क्या करवा देंगे, a से डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे। तो यहां से x डॉट a प्लस 0 डॉट a इक्वल टू एक्स डॉट a। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि x डॉट a प्लस 0 डॉट a इज इक्वल टू एक्स डॉट a प्लस 0 डॉट a, यानी इसको आप 0 लिख सकते हो, ये 0। अब ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी निरसन वाले नियम से। तो 0 डॉट a का मान भी मेरे पास कितना निकल के आ गया, 0 वगैरह निकल के आ गया। तो यहां से आप लिख सकते हो, अतः a डॉट 0 इज इक्वल टू 0 डॉट a इक्वल टू कितना मान निकल गया मेरे पास में, 0 निकल के आ जाएगा। बोले यहां तक किसी को डाउट नहीं है? यहां अगर इन थ्योरम में कोई भी डाउट आता है तो आप ए पर जो डाउट वाला है ऑप्शन है उस पर जाकर के आप डाउट वगैरह सेंड कर सकते हैं, तो वो आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। ठीक है,
तो ये अपने पास में थ्योरम 1.05 क्लियर होती है। अब एक थ्योरम और देख के अपने पास में कौन सी 1.07, वो क्या करिए देखो। पर मैं 1.07 देखे 1.07 पर मैं क्या कह रही है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ, फॉर ऑल ए और बी जो है वो आपके क्या है, एफ के दो अवयव है, जहां ए डॉट बी जो है वो कितना निकल गया मेरे पास में, 0 निकल के आ रहा है। या तो इसमें कह रहे हैं कि या तो ए इक्वल टू 0 है, या तो ए इक्वल टू 0 है, या अथवा जो बी है इसका मान 0 होगा। दोनों में से ए का मान 0 होगा, तभी तो क्या होगा मेरे पास इसका मान 0 होकर निकल के आएगा। अब देखिए बेटा, हमारे पास में कई बार क्या है कि हम लोग गुणनखंड करते हैं तो उसमें आता है ना कि जैसे मैंने लिखा x+2, मैंने क्या लिखा बेटा कि x+2 इंटू x+3 इक्वल टू 0। तो हम इसके अंदर क्या देखते थे कि या तो अगर ये मान 0 होगा या फिर ये 0 होगा, दोनों में से अगर ए का भी मान 0 होता है तभी जाकर मेरे पास वैल्यू क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। अगर ए का मान भी 0 नहीं होगा तो ये वैल्यू अपने पास में 0 नहीं बनेगी। ठीक है, ऐसे ही ए और बी जब एफ के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो इसमें से यदि ए का मान भी 0 होता है तो दूसरा अपने आप क्या बना देगा, उसको 0 बना देगा। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि अगर ए का मान आप प्रूफ के अंदर क्या करेंगे कि यदि आप ए का मान 0 लेते हो तो ये क्या होगा, अपने आप ही क्या सिद्ध हो जाएगी कि ये इक्वल टू में ए डॉट बी क्या है, 0 है। हमें तो अपने नियम से दिखाना है कि दोनों का मान 0 कैसे निकल के आता है। अब हम देखते हैं कि यदि a का मान 0 नहीं है, यदि a का मान 0 नहीं है तो इसका जो इनवर्स है वो क्या होगा, इसके अंदर बिलोंग करेगा। ये इनवर्स क्यों लिया है, क्योंकि जो ऑपरेशन है अपने पास है वो कैसा है, गुणन का ऑपरेशन है। अगर योग का होता तो मैं यहां से -a लेकर के चलता, लेकिन यहां क्या लेकर चलूंगा, a इनवर्स लेकर के चलूंगा। तो a इज नॉट इक्वल टू 0, तो a इनवर्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू f। सो वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं कि a डॉट a इनवर्स इज इक्वल टू 1 या फिर a इनवर्स डॉट a। दोनों का मान कितना निकल गया मेरे पास में, 1 निकल के आएगा। अब हमारे पास में कंडीशन दे रखी है कि a डॉट b इज इक्वल टू 0, a डॉट b इज इक्वल टू 0 दे रखा है, कोई बात नहीं। अब इस वाले कंडीशन के, इस वाले समीकरण के लेफ्ट साइड में a इनवर्स से हम क्या करा देंगे, प्रोडक्ट करवा देंगे। तो दोनों तरफ प्रोडक्ट करवाना पड़ेगा, तो a इनवर्स डॉट 0। अब यहां से a इनवर्स डॉट a डॉट b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 को किसी भी एलिमेंट से आप ना प्रोडक्ट करवाइए या फिर मल्टीप्लाई करवाइए, बात एक ही है, वैल्यू कितनी निकल गया कि मेरे पास में 0 वगैरह निकल के आएगी। तो यहां से इसका मान कितना हो जाएगा, 1। तो 1 डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो b का मान कितना निकल गया मेरे पास में, 0 निकल के आ जाएगा। देखो अगर हमने a जो है इसका मान अगर आप डायरेक्ट 0 ले लेते हो तो ये तो कन्फर्म है कि मान क्या बन जाएगा मेरे पास, 0 वगैरह बन जाएगा। लेकिन यदि आप इस a की वैल्यू जो है वो आप डायरेक्ट 0 नहीं लेते हो तो b का मान 0 कैसे होगा। तो उस कंडीशन के अंदर अपने को a इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी कैन राइट, हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं कि उसका जो प्रतिलोम अवयव होता है वो भी उसी सेट के अंदर बिलोंग करेगा, अर्थात a इनवर्स इज आल्सो बिलोंग्स टू f। अब यहां से गुणन संख्या की परिभाषा से a डॉट a इनवर्स इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू a इनवर्स डॉट a। तो यहां से मेरे पास में अब ये जो संक्रिया है वो वाली संक्रिया लेकर चलूंगा, तो a डॉट b इज इक्वल्स टू 0, यहां से a इनवर्स का प्रोडक्ट करवा दिया तो b का मान मेरे पास कितना निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। बस ये इतनी थ्योरम है मेरे पास में। अब आप क्या कर सकते हो, इसी प्रकार से जैसे मैंने कहा कि भाई a इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप इसी प्रकार से इसके लिए भी कर सकते हो, किसके लिए, b के लिए भी कर सकते हो कि यदि b इज नॉट इक्वल टू 0 तो इसका मतलब क्या होगा मेरे पास है, b जब 0 नहीं है तो b बिलोंग्स टू f एंड ऑल्सो b इनवर्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू f। ये भी क्या होगा, f के अंदर बिलोंग करेगा। सो b डॉट b इनवर्स इज इक्वल टू 1 या b इनवर्स डॉट b। अब अपने पास क्या था, a डॉट b दे रखा था, a डॉट b इज इक्वल टू 0, तो a डॉट b
इसको क्या करेंगे, बी इनवर्स से प्रोडक्ट करवा देंगे, तो 0 डॉट बी इनवर्स, तो यहां से ए डॉट बी इनवर्स इज इक्वल टू 0, किस नियम से, साचर्यता नियम से, साचर्यता नियम से। तो यहां से a डॉट 1 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 0। देखो बेटा, आपको ये इसलिए बताया कि आप ये सोचो कि सर आपने तो a को ही नॉट इक्वल टू 0 लेकर चले हो, क्या हम लोग b को नहीं ले सकते क्या? कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा सवाल आता है कि हम a को ही लेकर के क्यों चलते हैं, b को लेकर क्यों नहीं चलते? आप b को भी लेकर के चल सकते हो। b को लेकर चलोगे तो a का मान 0 का दिखाना पड़ेगा, और अगर आप a को 0 लेकर, अगर a इज नॉट इक्वल टू 0 लेकर चलते हो तो b को आपको 0 दिखाना पड़ेगा। तो कोई सा भी ए करके और दूसरा लिख सकते हो। इसी प्रकार ये भी क्या होगा मेरे पास में, इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई आपका नंबर नहीं काटने वाला, एक आप दिखा दीजिए, एक आप इसी प्रकार करके लिख दीजिए, ठीक है। आपकी ये 1.7 थ्योरम कंप्लीट होती है। अब आपकी 1.8 थ्योरम है, ये एक और कर लेते हैं। वन 1.08 ये थ्योरम क्या कह रही है, देखो ये थ्योरम ये कह रही है कि क्षेत्र के दो अशून्य अवयवों, क्षेत्र के दो अशून्य अवयवों के गुणनफल का व्युत्क्रम के गुणनफल का व्युत्क्रम उन अवयवों के व्युत्क्रमों का गुणनफल होता है, उन अवयवों के व्युत्क्रमों का गुणनफल होता है। गुणनफलों का सॉरी व्युत्क्रमों का क्या होता है, गुणनफल होता है। अर्थात क्या बताना है कि a और b का जो डॉट प्रोडक्ट करते हो उसका इनवर्स लोगे तो वो क्या आएगा, a इनवर्स डॉट b इनवर्स ही निकल के आएगा। फॉर ऑल a एंड b इज बिलोंग्स टू कैपिटल F एंड a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। यानी ये कह रहे हैं कि जब a और b का इनवर्स लेते हो, यानी a और b जो दो एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट करने के बाद में जब इनका इनवर्स लेते हो तो वो इस प्रकार से आता है कि a इनवर्स डॉट b इनवर्स, जहां पर a और b जो दोनों एलिमेंट किसके मेरे पास में, f के दो एलिमेंट हैं, और a और b का मान क्या नहीं होगा आपका, 0 नहीं हो सकता है। सो इसका प्रूफ देखते हैं। आइए प्रूफ में क्या करना है अपने को, देखो हम क्या करेंगे कि a और b जो है अवयव, इनका इनवर्स यानी a इनवर्स डॉट जो b इनवर्स है वो आपको दिखाना है। तो देखो जब हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे तो हम ये कर, जब मेरे पास में a कोई एलिमेंट होता उसका इनवर्स दिखाते तो वो कितना निकल के आता मेरे पास में, 1 निकल के आता नहीं आता। तो अगर मैं ऐसा कर दूं कि जो a और b अवयव है इसका इनवर्स इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर मेरे पास में a मान निकल के आ जाएगा 1 मान, कितना मान निकल के आ जाएगा मेरे पास में, 1 मान निकल के आ जाता है, तो ये हो जाएगा कि ये अपने पास थ्योरम सिद्ध हो जाएगी सीधी। गुणनफल क्या बोला, देखो कि क्षेत्र के दो अशून्य अवयव, कोई क्षेत्र f होगा उसके दो एलिमेंट होंगे, ये रहे दोनों एलिमेंट, उनके गुणनफल का व्युत्क्रम, उनके गुणनफल का व्युत्क्रम उन अवयवों के व्युत्क्रमों का गुणनफल होता है। उनके अवयवों के जो व्युत्क्रम है उनका गुणनफल अर्थात a डॉट b जो है उसका व्युत्क्रम यानी a इनवर्स डॉट b इनवर्स जो है उनका गुणनफल क्या होता है मेरे पास में, अवयवों के गुणनफल व्युत्क्रमों का गुणनफल होता है, यानी उनके व्युत्क्रमों का गुणनफल ही निकल के आता है। यानी क्या करना पड़ेगा आपको कि a और b जो दो मेरे पास में अवयव हैं इनका व्युत्क्रम a इनवर्स डॉट b इनवर्स ये इक्वल टू में 1 होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे होगा, तो देखो a डॉट b a इनवर्स डॉट b इनवर्स,
सो यहाँ से क्या कर देंगे, ए डॉट बी ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स, किस नियम से, साहचर्यता नियम से, साहचर्यता नियम से। अब यहां से इसको मैं बी डॉट ए भी कर सकता हूं, ए इनवर्स बी इनवर्स डॉट, और यहां पर कौन सा नियम लगाया बताओ, देखिए क्रम विनिमयता नियम, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है नहीं होता, तो यहां से कौन सा हो जाएगा, क्रम विनिमयता नियम। नियम से सो यहां से बी डॉट, इसको ए डॉट ए इनवर्स कर लीजिए, डॉट बी इनवर्स, किस नियम से, साहचर्यता नियम से, साहचर्यता नियम से। सो यहां से क्या बन जाएगा, बी डॉट वन डॉट बी इनवर्स, क्योंकि ये अपने पास वन मान कहां से निकल के आ रहा है, इस कंडीशन से, किससे, अभी लिखी थी ना, ये रही देखो, गुणन संक्रिया के लिए तत्सम वन होता है, तो योज्य प्रतिलोम की परिभाषा से, तो बी इनवर्स। अब यहां से क्या बन जाएगा, बी डॉट बी इनवर्स, और बी डॉट बी इनवर्स कितना होता है बेटा, वन निकल के आता है। यानी कहने का मतलब है कि ए डॉट बी जो दो अवयव होते हैं, उन दोनों अवयवों के व्युत्क्रमों का गुणनफल उन्हीं अवयवों के व्युत्क्रमों के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात ए डॉट बी का जो आकर प्रोडक्ट है किसके साथ में, ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स के साथ में, वो वैल्यू मेरे पास है कितनी निकल के आती है, वन निकल के आती है। ये हमारे पास में कुछ थ्योरम्स वगैरह थी जो हमने कर लिए। कल अपना एक टॉपिक नया स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने अभिग्रहितों की चर्चा की थी, तो तीन अभिग्रहित मैंने आपको बताया था, एक तो क्षेत्र अभिग्रहित, एक क्रमित अभिग्रहित और एक पूर्णता अभिग्रहित। इसमें जो क्षेत्र अभिग्रहित वाला टॉपिक है वो आपका यहाँ से कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। अब एक क्षेत्र वाला क्वेश्चन का कभी जैसे अपने पास में टाइम होगा उस समय हम एक वीडियो और इसका ना बना करके डाल देंगे, जिसमें क्या होगा कि आपकी और ज़्यादा चीज़ें वगैरह क्लियर हो जाएगी। तीनों एक साथ हो जाने के बाद में कौन कौन से, क्षेत्र, क्रमित और पूर्णता वाला जो अभिग्रहित है, तीनों अभिग्रहित हो जाने के बाद में इन तीनों का एक बार एक वीडियो बना दिया जाएगा, ताकि आप एक साथ भी उसको एग्जाम टाइम में देख सको। तो आज की क्लास के अंदर हम इतने ही थ्योरम्स करते हैं। आगे कल हम देखेंगे कर्मिक क्षेत्र, जो आपका कर्मित अभिग्रहित क्षेत्र है, उसके बारे में। दूसरी क्लास लेने से पहले बेटा बुक्स वगैरह जो होती है उसमें एक बार सेल्फ स्टडी कर लिया करो, ताकि जब आपने क्लास ले रहे होते हैं उस समय आपके माइंड में वो चीज़ें क्या होगी, रिपीट होती रहेगी। तो इससे क्या होगी कि चीज़ें क्लियर होगी आपके बहुत अच्छे से। आप जब भी कोई नया अगर आपका टॉपिक पढ़ते हो तो टॉपिक पढ़ने से पहले आप बुक्स को खुद पढ़ें, उसके बाद में उन टॉपिक्स का वीडियो देख करके उस चीज़ समझे कि हाँ कैसे वगैरह निकल के आ रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट आपकी बुक में नहीं दे रखी होती है। तो क्षेत्र का जो टॉपिक है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे कर्मिक क्षेत्र के बारे में। आज क्लास के लिए बस इतना ही, और क्लास के साथ बने रहिए। देखते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक है वो कैसे कॉन्सेप्ट लेकर क्लियर करते हैं आते हैं। थैंक यू सो मच।